Hello friends, welcome to this session, and this is the session number 2 of our live आंसर राइटिंग सेशन। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लाइव आंसर राइटिंग करते हैं टॉपर्स की कॉपी से। ठीक है, सो ये उस आंसर राइटिंग सेशन का सेशन 2 है। इससे पहले हम 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे थे। आपने वो सेशन नहीं देखा है तो उसको पहले देखिए। इसमें मैंने इंस्ट्रक्शन भी डिस्कस किए थे और बेनिफिट्स भी बताए थे, क्या क्या हमें इस आंसर राइटिंग सेशन से बेनिफिट्स होने वाले हैं। चलिए, तो ये हमारा सेकंड सेशन है। एक बार मैं फिर से आपको इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। टाइमिंग आपकी 15 मिनट्स रहेगी। इसमें 2 क्वेश्चन हमें लिखने हैं। ठीक है, 7.5 मिनट में एक क्वेश्चन लिखना है, जिसमें कि हमें 2 मिनट अपने आंसर को ब्रेनस्टॉर्म करना है। उसके बाद में 5.5 मिनट में हमें अपने आंसर को लिखना है। और मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा कि आप एक A4 शीट पेपर लेकर के बैठिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तब आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि हमें अप्रोच पता चलेगी, हम टाइमिंग में लिखना सीखेंगे, और वैल्यू एडिशन में बहुत सारा मिलने वाला है, वो हम सारा अपने नेक्स्ट आंसर में यूज़ कर सकते हैं। डेटा पता चलेगा, डायग्राम, इंट्रो, कंक्लूजन, और एक हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ भाई आंसर राइटिंग किस तरीके से की जाती है। तो फियर ऑफ आंसर राइटिंग यहाँ पर काफ़ी हद तक थोड़ा सा रिमूव होता हुआ दिखेगा। तो ये सेशन नंबर 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी? ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपका टाइमर चला देता हूँ। ये 2 क्वेश्चंस हमें 15 मिनट्स में लिखने हैं। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आप पढ़िए। सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है। मैं यहाँ पर टाइमर प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, सो टाइम स्टार्ट नाउ।
start next question.
हेलो फ्रेंड्स। सो कैसा लगा आपको आंसर राइटिंग करके? कुछ आपको लगा कि हाँ, हमें क्या इसमें लिखना चाहिए? कुछ भी आपने लिखा हो वो मैटर नहीं करता, बट आपने कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात है। देखेंगे हम किस तरीके से हमने अपने आंसर को लिखा और किस तरीके से प्रॉपर उस आंसर को देखते हैं, हमने क्या चीज़ इसमें मिसिंग की, सारी चीज़ें देखेंगे। बट एटलीस्ट आपने लिखा, आपने स्टार्ट किया, आप जस्ट बिगिनर थे, आपने ट्राई किया, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम आज कैसे भी आंसर लिख रहे हैं इसको हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, अब हम अपने आंसर देखते हैं कि टॉपर ने किस तरीके से इसको डील किया था और हमने कहाँ पर मिसिंग की। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स हमारे टॉपर से अच्छे हों, ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए मिस्टेक्स या गलतियाँ हर किसी में होती हैं, ऐसा नहीं है। आपने जो पॉइंट्स, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ पॉइंट्स यूनिक लिखे हों। ठीक है, तो निराश मत होइए। चलिए देखते हैं अब अपने आंसर्स को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, डू यू एग्री दैट adopting a framework for lobbying will strengthen participative governance and ease of doing business in India? तो बेसिकली ये लॉबिंग से क्वेश्चन था कि अगर हम लॉबिंग को एक फ्रेमवर्क दे देते हैं तो क्या ये पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करेगा और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी स्ट्रेंथन करेगा? ये हमें यहाँ पर हमें एग्री करना था, डिसाइड करना था इस क्वेश्चन में। जैसे भी आपका अपना लगता है उस तरीके से हमें पॉइंट्स में जनरेट करने थे और बताना था कि हाँ, हम अगर एग्री करते हैं क्यों करते हैं और अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन की यहाँ पर डिमांड थी। अब देखते हैं टॉपर्स ने किस तरीके से इसको डील किया है। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्होंने डेफिनेशन से स्टार्ट किया था लॉबिंग की। यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन दी, लॉबिंग हैज़ बीन अ इनफॉर्मल मैकेनिज्म फॉर इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी मेकिंग फेवरेबली। तो लॉबिंग क्या है? लॉबिंग एक ऐसा इनफॉर्मल मैकेनिज्म है जो कि पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, उसमें जो भी कमियां हैं या फिर जो भी उनको एडवाइस देनी है तो पॉलिसी में वो अपनी एडवाइस या फिर उसमें आर्गुमेंट करता है जिससे कि पॉलिसी एक अच्छी तरीके से बन पाती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दे दी। अब देखिए क्या था क्वेश्चन की, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट था ये, अडोप्टिंग अ फ्रेमवर्क लॉबिंग विल स्ट्रेंथन पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। अगर हमें सबसे पहले यहाँ पर बताया कि नीड क्या है, अगर हम अडोप्ट एक फ्रेमवर्क लिया है लॉबिंग के लिए तो उसकी क्या आवश्यकता है। ठीक है, और आवश्यकता जब होगी इसीलिए ये स्ट्रेंथन करेगा पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस को। अब देखते हैं यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से इसको डील किया था। इन्होंने लिखा, फॉर्मलाइज द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन सिस्टमेटिक वे। देखिए अगर हम लॉबिंग हमने क्या पढ़ा था कि एक ऐसा इन्फॉर्मल मैकेनिज्म है जो कि पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है, ये हमने पढ़ा था। तो अगर हमें इसको स्ट्रेंथन कर दें, इसको फ्रेमवर्क दे दें, तब जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है ना वो फॉर्मलाइज हो जाएगा, जिससे कि पार्टिसिपेशन में और ज़्यादा पार्टिसिपेशन लोगों को और ज़्यादा हो पाएगा। अब इसका इन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिल्क के कोऑपरेटिव से कंसल्ट किया था और RCEP डील को करने से पहले। ठीक है, तो RCEP एक डील होती है, रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की डील होती है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ में की जाती है। तो इसको डील करने से पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, मिल्क के कोऑपरेटिव्स को इनसे कंसल्ट किया कि इसमें कुछ भी चैलेंजेस हो सकते हैं, लाइक टैक्स से रिलेटेड या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड। तो उन चैलेंजेस को उन्होंने रखा होगा और यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल इसको दे दिया। तो जो गवर्नमेंट ने डील की थी, एक कंसल्ट उनसे कर लिया, फिर जो मिल्क के कोऑपरेटिव्स थे उन्होंने भी अपनी मांगें वहाँ पर रख दी थी और इस तरीके से इसको ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने ये डील की थी। अब यहाँ पर याद आए कि अगर हम इस तरीके से फॉर्मलाइज कर देंगे कम्युनिकेशन को तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेशन है ना वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो बहुत अच्छा यहाँ पर पॉइंट इन्होंने लिखा था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, RCEP डील हमने देखा, ये क्या था, रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, प्रिवेंट रिसेंटमेंट फ्रॉम
स्नोवेलिंग। अब देखिए यहाँ पर जो कीवर्ड इन्होंने लिखा है, क्या हम इस कीवर्ड को अपने आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं? अगर हम कहीं पर भी आंसर लिखने हैं, इसका मीन्स क्या होता है कि धीरे धीरे कोई चीज़ लाइक एक माउंटेन है, वहाँ पर एक छोटा सा ग्लेशियर का गोला गिरता है और वो रोटेट करते करते धीरे धीरे जब नीचे आता है वो एक बड़ा बन जाता है। मतलब कि अगर किसी भी चीज़ का रिसेंटमेंट है पब्लिक में, अगर उसको नहीं सोल्व किया गया तो बहुत बड़ा रूप ले लेता है। ठीक है, तो अगर हम पहले ही कम्युनिकेशन कर लेंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन पहले ही हम कर लेंगे, कंसल्ट कर लेंगे, जिसके लिए हम कोई भी रूल्स बना रहे हैं, रेगुलेशन बना रहे हैं, तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए। जैसे कि 3 बिल्स का फार्म प्रोटेस्ट हुआ था, अगर वो उससे पहले कंसल्ट कर लिया जाता तो जो स्नोवेलिंग प्रोटेस्ट हुआ था, छोटे से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे उसने बिग रूप ले लिया था, तो उससे हम कहीं ना कहीं उसको रोक सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, ये भी पॉइंट्स है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट आंसर में जब भी हम लिखेंगे इसका कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, SMS का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज डीपन कनेक्ट बिटवीन लॉ मेकर्स एंड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सो एक कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी लॉ मेकर्स के बीच में और सोसाइटी के बीच में। ठीक है, इससे क्या होगा, जो ट्रस्ट डेफिसिट होता है ना, वो एड्रेस हो जाएगा, तो ट्रस्ट बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये पॉइंट्स भी अच्छा है। यहाँ पर हम एग्जांपल नोट भी कर सकते हैं और अपने आंसर में लिख सकते हैं। बहुत अच्छे ये पॉइंट्स जनरेट बने बनाए पॉइंट्स हैं, इसको डायरेक्ट सीधा रट कर भी हम अपने आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ईज़ ऑफ इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा, ईज़ हो जाएगा कि हम एक्सपर्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में कुछ एक्सपर्ट्स हम ला सकते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में हम एक्सपर्ट ला सकते हैं, पार्लियामेंट्री पैनल्स में हम एक्सपर्ट ला सकते हैं, तो गवर्नमेंट को थोड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे कि नंदन नीलेकरी को डिजिटल पेमेंट्स में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने इनका एग्जांपल दे दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन इसमें फॉर्मुलाइज तो हम कर दें, इस फ्रेमवर्क को हम बना दें लॉबिंग को, लेकिन कुछ चैलेंजेस तो इसमें आएंगे, कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर बताने हैं हमें। तो हम जब यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखा था ना, ये जो क्वेश्चन था कि हमें एग्री भी करना, अगर एग्री है तो हमने कर दिया कि हाँ भाई इस तरीके से ये इसके बेनिफिट होंगे, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी तो होंगे। चैलेंजेस हमने क्या पर लिखे, ये चैलेंजेस उन्होंने क्या लिया कि ग्रोनी कैपिटलिज्म कैन इमर्ज, मतलब कि कैपिटलिज्म यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। लाइक एक नोहरा कमेटी थी जिसने कि नेक्सस दिखाया था पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के बीच में। तो बेसिकली ये कमेटी थी जो कि करप्शन के बेस पर ही कमेटी बनी थी, उसका इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो इससे के बाद बताया था कि कहीं ना कहीं करप्शन हो सकता है, कैपिटलिज्म बढ़ सकता है। ठीक है, अब इस क्रोनी कैपिटल को हम अपने आंसर में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये मसल पावर को और बढ़ा देगा, और मनी इंडियन पॉलिटिक्स में मनी तो पहले से चलती है, उसको और ज़्यादा ये स्ट्रेंथन कर सकता है अगर इसको हमने फॉर्मलाइज कर दिया, फिर फ्रेमवर्क इसका बना दिया लॉबिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डज नॉट एड्रेस द ट्रेंड ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड लो डिस्कशन ऑफ द बिल्स। बेसिकली क्या होता है कि किसी भी बिल पर जो डिस्कशन टाइम है ना पार्लियामेंट में, वो बहुत कम है, और इस तरीके का अगर कोई हम फ्रेमवर्क बना देते हैं, इसको फॉर्मलाइज कर देते हैं लॉबिंग को, तो ये जो है ना डेलीगेट लेजिस्लेशन को एड्रेस नहीं कर पाएगा, लो डिस्कशन होगा इनके ऊपर। तो जो लेजिस्लेशन होनी चाहिए, मतलब कि अगर डेलीगेट का मतलब होता है कि किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को एक पावर दे देना, जुडिशल पावर, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे देना ताकि वो लॉ बना सके सोसाइटी के लिए। तो इससे क्या होगा कि एड्रेस नहीं होगा वो, क्योंकि इसका डिस्कशन तो पहले से ही कम होता है ना, टाइमिंग बहुत कम है पार्लियामेंट में बिल्स का डिस्कशन। तो ये पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट है बैकडोर नेगोशिएशंस में कीप पब्लिक इन द डार्क। पीछे पीछे मतलब बातचीत हो सकती है। ठीक है, बैकडोर नेगोशिएशन, ये देखिए कितना अच्छा कीवर्ड है, अपना आंसर हम लिख सकते हैं इसको भी। तो क्या होगा, पब्लिक को डार्क में रखा जाएगा, पब्लिक की जो डिमांड है वो भी एड्रेस फिर भी नहीं होंगी अगर हम उसको फ्रेमवर्क भी दे देते हैं तब भी। अब इन्होंने कंक्लूड यहाँ पर कर दिया, लॉबिंग इज नेसेसरी फॉर इंक्लूसिविटी ऑफ सेक्टर्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक पॉलिटी। नेसेसरी तो है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, बट वेलफेयर अप्रोच को हम साइडलाइन नहीं कर सकते। और ये इसलिए लॉबिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर हम इस चीज़ को वेलफेयर अप्रोच को साथ लेकर चलें तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर बहुत अच्छे कीवर्ड है आज़ादी का अमृत महोत्सव, हम अपने किसी भी कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं। तो इतना इनका आंसर बहुत अच्छा इन्होंने डील किया यहाँ पर, काफ़ी इन्होंने डीप पॉइंट्स यहाँ पर दिए थे, इसलिए रैंक 1 है इशिता किशोर मैम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि एज ए सोसाइटी सेफ्टी वॉल्व नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी प्रिंसिपल व्हीकल्स थ्रू विच कम्युनिटीज वॉइस देयर कंसर्न्स, डिस्कस करना है। तो एनजीओ से ये क्वेश्चन है, ठीक है। एनजीओ जैसे कि हम जानते हैं कि सोशल सेफ्टी वॉल्व होते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं। वो क्या हो सकते हैं, ऐसे प्रिंसिपल व्हीकल हो सकते हैं जिससे कि कम्युनिटीज़ अपनी कंसर्न्स को उठा सकती हैं। तो एनजीओज का तो रोल ही यही है ना, लोगों की कंसर्न्स को उठाना। तो इस पर हमें देखना और यहाँ पर डिस्कस करना है किस तरीके से ये कम्युनिटीज़ की वॉइस को उठाते हैं और किस तरीके से सेफ्टी वॉल्व है, ये दोनों चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए एनजीओ से इन्होंने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया, एनजीओज आर इनफॉर्मल एजेंट्स ऑफ सोसाइटी दैट प्रोवाइड प्रोपल्सन फॉर द फॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ये और ज़्यादा उसको बढ़ावा देते हैं, जो फॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम है एनजीओज हमारे क्या करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं कि हाँ भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम को थोड़ा स्ट्रेंथ कर देते हैं एनजीओज अपनी वर्किंग से, अपने न्यू रूल्स से, रेगुलेशन से। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। तो एक बेसिक सा इंट्रो इन्होंने यहाँ पर दे दिया। अब क्वेश्चन शुरू हुआ था एज अ सोशल सेफ्टी बोर्ड, तो कैसे एनजीओ किस तरीके से सोशल सेफ्टी बोर्ड में, इन्होंने यहाँ पर एक हेडिंग डाली और उसको समझाया। क्या डाला, दे आर्ग्यू एजुकेशनल गोल ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी दे ऑगमेंट एजुकेशनल गोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो भी रोल थे एजुकेशन से रिलेटेड, इन्होंने उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया और ज़्यादा ऑगमेंट किया। फिर इन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पर दे दिया, ओवर 9000 टीचर वैकेंसीज थी जो टेक फॉर इंडिया के द्वारा कंप्लीट की गई थी, ठीक है। तो लगभग 9000 वैकेंसीज थी टीचर्स की, तो वो किसने फुल किया, टीच फॉर इंडिया कंपनी। तो इस तरीके से ये एक एनजीओ था, इसने इसको ऑगमेंट कर दिया गवर्नमेंट के एजुकेशनल रोल को। और ये दूसरा एग्जाम्पल है, बैकबोन है, क्राइसिस के समय में ये बैकबोन होते हैं। जैसे कि एक एनजीओ का यहाँ पर और एग्जाम्पल दिया, जैसे कि रोल ऑफ अक्षय पात्रा इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली ये एक एनजीओ है जो कि मिड डे मील के लिए वर्क करता है, बेंगलुरु में ये है, ठीक है। फिर उन्होंने दिया कि जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा मिल सकता है, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी देते हैं। गोल फॉर पंचप्राण, लाइक जैसे गूंज डिस्ट्रीब्यूशन सैनिटरी नैपकिन्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। जो गूंज एक एनजीओ है, ये सैनिटरी नैपकिन्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देते हैं एनजीओ। इसके अलावा डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी कहीं कहीं ये एनजीओ क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को बढ़ावा देते रहते हैं। जैसे कि पीआईएल्स दी जाती है यूसीएल के द्वारा और एडीआर के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए हैं और बताया जा रहा है किस तरीके से डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ही कर सकते हैं। माइनॉरिटी के रिसेटमेंट को, स्नोवेलिंग हमने अभी पीछे देखा था, स्नोवेलिंग का मीन, तो माइनॉरिटी के रिसेटमेंट को भी प्रिवेंट करता है एनजीओ, क्योंकि उनकी डिमांड को इजीली रेज कर दिया जाता है एनजीओ के द्वारा। क्लास डिवाइड को ब्रिज करता है कम्युनिटीज़ के बीच में, जैसे कि भारतीय किसान मोर्चा जो कि मुद्दों को उठाता है किसानों के, ये भी एक एनजीओ है। तो क्लास की डिवाइड को कहीं ना कहीं ब्रिज किया जाता है एनजीओ के द्वारा। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ चैलेंजेस प्रेजेंट हैं एनजीओ में, जैसे कि अगर एनजीओ को ज़्यादा हमने स्ट्रेंथन किया या फिर ज़्यादा उनको बढ़ावा दिया तो उसको सेपरेटिज्म भी बढ़ सकता है इसको, मतलब फिर तो हर कोई डिमांड करने लगा ना अपनी एनजीओ की, हर कोई डिमांड करने लगेगा, ठीक है। एनजीओ के द्वारा नई से नई रिकमेंडेशन, नई से नई प्रोटेस्ट किए जा, उसको बढ़ावा मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म भी बढ़ा सकता है और हेटेड और डिस्ट्रस्ट भी कर सकता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल दिया था इन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक लंदन बेस्ड एनजीओ है जो कि इंडिया में आया था, लेकिन इसको क्रिटिसाइज़ किया था कि इसने ह्यूमन राइट्स को वायलेशन किया था। तो कहीं ना कहीं पब्लिक में डिस्ट्रेस और हेटेड भी हो सकता है। इलेजिटिमेट फंडिंग फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, ठीक है। तो इलेजिटिमेट फंडिंग हो सकती है फॉरेन सोर्सेज से, ठीक है।
और FCR है जो कि फ़ॉरेन से रिलेटेड है, मतलब फ़ॉरेन की फंडिंग से रिलेटेड है। तो उसके उसमें एक अमेंडमेंट हुआ था इस रिगार्ड में कि हाँ भाई फंडिंग को किस तरीके से हमें चेक एंड बैलेंस किया जाए। हो सकता है कि वो कोई भी NGOs मे नॉट बी डेमोक्रेटिक इंटरनली तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है, बट इसलिए क्या करता है उस अपने सेक्शनल इंटरेस्ट को ज़्यादा बढ़ाता है। डेमोक्रेटिक काम कम करता है लेकिन सेक्शनल इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ाता है। ये था। अब यहाँ पर इन्होंने कंक्लूड कर दिया, येट फिर भी NGOs आर साइन क्यों फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी एज दे इंश्योर सर्वे बंतु सुखिन सर्वे संतु निर्मया, मतलब ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। अब इस क्वेश्चन के हमने 2 क्वेश्चन देखे, इसमें आपको जो भी पॉइंट्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगें, जैसे कि कुछ एग्जांपल हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल हम अपने आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा कोई भी हमें डेटा मिला या फिर हमें एग्जांपल्स मिले, नए कीवर्ड्स मिले, तो इन सारे कीवर्ड्स एग्जांपल को हम अलग से नोट करेंगे और अपने नेक्स्ट आंसर में यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हमारी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी, ठीक है। हो सकता है कि आपने इससे भी अच्छा आंसर लिखा हो, ऐसा नहीं कि एक आंसर दूसरे आंसर से मैच ही कर सकता है, हमारा आंसर टॉपर्स के आंसर से मैच कर सकता है, हो सकता है कि हमारा बेटर हो जाए, ये भी हो सकता है। तो इसको एज हम क्या बोलेंगे, इसको इससे हम कंटेंट ले सकते हैं, एक अप्रोच सीख सकते हैं। हालांकि हम अपने पॉइंट्स भी अलग से जनरेट कर सकते हैं और आपने जो भी पॉइंट्स बनाए होंगे वो भी इतने रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है, वो भी अच्छे पॉइंट्स होंगे। तो ये थी आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।